नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात जनरली क्यों नहीं करते हो। तो मैं क्योंकि लंबा वीकेंड था तो सोचा कि कुछ बातें कवर करनी ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर आपको उसी का जवाब देने आया हूँ। ये डेटा मैंने मनी कंट्रोल से उठाया है, कुछ बात मैं यहाँ पर करूँगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अब मैं ये बोलूँगा तो आप में से बहुत सारे लोग दिल पे ले लेंगे, अरे सर आप टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हो, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते हो, कि इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। हमको पता है फंडामेंटल एनालिसिस, इसीलिए हम ये करके स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त कि यस बैंक, ठीक है, DHFL, मैं पहले यस बैंक की बात करता हूँ। ये निफ्टी 50 का पार्ट था, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ निफ्टी 50 भी ये हो चुका था एक साल, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ निफ्टी 50। उसके बावजूद मैनेजमेंट यहाँ पर क्या कर रहा था, किसी को भनक तक नहीं लगी, स्टॉक बर्बाद हो गया। करोड़ों क्या, अरबों क्या, अब अरबों रुपए लगे थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, FIIs के, जो स्वाहा हो गए। म्यूचुअल फंड वाले हमारा आपका पैसा लगाते हैं, याद रखिएगा। FIIs भी हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का मोस्टली पैसा लगाते हैं, कंपनियों के पैसे लगे होते हैं, वो बर्बाद हो गए। एक निफ्टी की कंपनी जब भारत में बर्बाद होती है तो आपको पता है उसके पीछे क्या, DHFL भी बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है। इसके अलावा भी PC ज्वेलर आप देख लीजिए, कल मैंने कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात किया हुआ है जो बर्बाद हो गई, हमें आपको नहीं पता चला। अब सोचिए कि आप लाख फंडामेंटल एनालिसिस करके बैठे होते, क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, क्योंकि आपको भनक तक नहीं लगती। इसलिए मैं कहता हूँ ये हमारे और आपके बीच की बात नहीं है कि हम सच में फंडामेंटल एनालिसिस सही से कर ले। जो कंपनी आकर के हमको रिजल्ट में दिखा रही है, अगर उस पर हमको चीज़ें फेवरेबल दिखाई दे रही हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमको मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा हो। लेकिन सोचिए कि एक छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1500-2000 करोड़ के आसपास का है, वहाँ पर आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट को एक एंगल से देखोगे तो हो सकता है उनकी कुछ पास्ट हिस्ट्री हो, वहाँ से आप डिकोड कर लो, लेकिन इतनी छोटी कंपनी पे दांव लगा देना, पूरा पैसा लगा देना, ये कभी भी मतलब अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से आप बेस्ट कोशिश करके अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कर लो, और ये बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं वो भी मैंने कई बार आपको बातें बताई हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के आप एक्सपर्ट बन जाओगे, यहाँ पर बहुत मतलब बहुत अलग अलग एंगल से बातें आ सकती हैं। और मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस भले ही सीखने में कठिन हो, भले ही वहाँ पर चीज़ें बहुत हैं सीखने के लिए, वो कठिन पड़ जाता है सीखने में, लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल है फंडामेंटल एनालिसिस के। और टेक्निकल एनालिसिस पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये मैंने आपको कई बार समझाया है। चार्ट आपको इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बताता है, प्राइस आपको इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बताता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम कंपनी को अप्रोच करके वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकें और चीज़ें हम डिकोड कर सकें। ये काम म्यूचुअल फंड वालों को, FIIs को, DIIs को करने दीजिए। उनके जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं वहाँ से आप डेटा उठाइए, पढ़िए, समझिए, जो आपको समझ में आए उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो यहाँ पर कुछ बातें करूँगा। ये जो कंपनी है, मेरा इस पर बहुत बड़ा फोकस बना हुआ है पिछले कुछ समय से, और मैंने एक प्राइस भी काफ़ी समय पहले आपको इस स्टॉक से रिलेटेड बताया था। मैं भी स्टॉक का नाम नहीं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक जब 300 के आसपास आ जाएगा, जो कि अभी आकर के खड़ा है, तो मैं इसको रिकंसिडर करूँगा। थोड़ा सा जो रिजल्ट है इनका, अगर उस पर मैं TTM FTM की भी बात करूँगा, अगर वो हमको फेवरेबल दिखता है तो मैं यहाँ पर बड़ा पैसा अपना डालूंगा। और बड़ा पैसा का मतलब मैं 8-10% इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं जब भी एक स्टॉक पिक करता हूँ 2 से 4% के आसपास अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू उसमें डालने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश मैं यही करता हूँ कि कम से कम इन्वेस्टमेंट रहे। उसके बाद मैं स्टॉक को डिकोड करूँ, अगर बेटर प्राइस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कहानी क्या बनती है, स्विंग ट्रेड वाली, फिर मैं वहाँ पर स्विंग ट्रेड पकड़ता हूँ। इस चक्कर में मैंने कई सारे स्टॉक्स को मिस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ आपके फेवर में नहीं जा सकती, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो फंड है, वो मैं बढ़ाने की बात सोचूंगा। बहुत जल्द रिजल्ट इस बार वाला आएगा, महीना ख़त्म होने वाला मार्च, रिजल्ट हमारे सामने होगा, उसको डिकोड करूंगा मैं, और इस कंपनी का रिजल्ट ज़रूर रखूंगा। इस बार मैं कई सारी कंपनियों का रिजल्ट आपके सामने रखूंगा, क्योंकि फ्रेश फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है, तो कई सारे स्टॉक्स के रिजल्ट भी आपके सामने रखूंगा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो बहुत आसान है यार, चीज़ों को जान लेना, लेकिन अंदर की बात जानना ये बहुत कठिन बात हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको इतनी बड़ी सलाह नहीं देता हूँ। जिनको बिल्कुल समय नहीं है, जिनके पास, उनको भी कुछ बातें तो पता ही होनी चाहिए, जैसे कि EPS क्या होता है, PE क्या होता है, सेक्टर का P क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है,
प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू भले ही ना जानते हो लेकिन इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहीं पर टीटीएम की जगह एक एफटीएम होता है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ आने वाले समय में, क्योंकि आपका फोकस इस पर होना चाहिए आने वाले समय में कंपनी कितना पैसा कमाएगी। ठीक, तो टीटीएम एफटीएम अगर आपको नहीं पता बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। सेक्टर के पी से भी मैंने कई बार कंपेरिजन करके दिखाया है आपको कि देखो यार, सेक्टर का पी अगर लेट्स से कि 64 है यहाँ पर, और आपके स्टॉक का अगर पीई 65 है, तो आप इस स्टॉक में दिल खोल के ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर जाने के चांसेस 65 वाले के ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो सेक्टर से बेटर परफॉर्म करके अगर दिया है तो कुछ तो बात है उसमें। इसके उलट अगर आपका स्टॉक सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। देखो, हर चीज़ का एक ही पॉइंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो वो स्टॉक महंगा है, यहाँ पर अगर ये स्टॉक आप खरीदने आए हो तो वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन गड़बड़ी यही है कि ये सस्ता क्यों मिल रहा है। कोई चीज़ अगर आज भी सस्ती है, इसका मतलब उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर स्कोप उसका सही नहीं है। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ का अपना एक एंगल होता है। आपका समन्वय कहाँ बैठ रहा है उस स्टॉक में, आप कैसे उसको डिकोड करोगे, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, बाउंड वीक हाई इस स्टॉक का 464 है, इसके ऊपर का भी प्राइस ये स्टॉक दिखा चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा स्टॉक सजेशन मतलब दिख रहा है। जिस सेक्टर में ये डील करता है वो सेक्टर ही काफ़ी महंगा ट्रेड करता है। तो मैं यहाँ पर अभी इस स्टॉक के बारे में उतनी बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसके अलावा भी 6-7 स्टॉक्स पे मैं अभी छोटे ही स्टॉक्स पे जिनकी मार्केट वैल्यू 3000-4000 करोड़ या इससे नीचे की है, उन पे रिसर्च कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आपको भी इनमें से 2-3 नाम सजेस्ट जरूर करूँ। लेकिन उससे भी पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका नहीं हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेनी चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन जो बात मैं डंके की चोट पे आपको बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइस फंडामेंटल एनालिसिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। इतना आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपके सामने कौन सी कंपनी कब बर्बाद हो जाएगी आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी अपने फाइनेंशियल्स के साथ छेड़खानी करके आपके सामने डेटा रख रही है, हम आप जैसे प्यारे भोले इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कुछ और बातें जो इन्वेस्टिंग के लिहाज से बातें बताई जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, कि प्रमोटर बाई कर रहा है तो आपको उस स्टॉक में बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई देती है। मतलब कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कंपनी का प्रमोटर खुद अपने स्टॉक्स को बाई कर रहा है। लेकिन यार हो सकता है कि उसको अपना स्टॉक्स अभी लग रहा है कि वो बाई कर ले और उसमें इन्वेस्टर्स को घुसा ले, फिर वो ऊपर जा कर के बल्क में सेलिंग कर दे। ये भी तो हो सकता है, और ये मैंने होते हुए अपनी आंखों से देखा है, कई सारे स्टॉक्स में देखा है। तो उनको भी पता है कि हम आप सब कहाँ बेवकूफ़ बनते हैं। समझ रहे हैं ना? टीवी वाले या कोई भी एक्सपर्ट आकर के, अब कोई आपको अगर इतनी बात बता रहा है प्रमोटर यहाँ पर आकर के बाई कर रहा है तो आपको खरीद लेना चाहिए। मैं टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि प्रमोटर आकर के बाई बैक कर रहा है तो हम ये यहाँ पर ना माने कि प्रमोटर यहाँ पर बुलिश नहीं है, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना हो गया। टीसीएस जैसी कंपनी पे आंख बंद करके भी लगभग हम अब भरोसा कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक मार्केट है, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनियां इसी जाल में इन्वेस्टर्स को और एचएनआईज को इवन फंसा लेती हैं। प्रमोटर बाइंग कर रहा है तो आकर के घुस जाओ, एफआईआईज बाइंग कर रहा है तो आकर के घुस जाओ। पिछले 1 महीने की कहानी जाकर के एफआईआईज की देखोगे तो वो सस्ते में माल बेचे हैं और महंगे पे आकर के खरीदे हैं, तो हम उनको भी एक तरीके से पागल या गलत ठहरा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जैसी चीज़ नहीं होती है, महंगा पी खरीदें सस्ता पी खरीदें। ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी ज्ञान देके चला जाएगा। हर चीज़ रिलेटिव है यहाँ पर, हर चीज़ को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। टेक्निकल्स भी देखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे, और फंडामेंटली गुड कंपनियों को आपको एक मतलब उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और ये मान करके चलना पड़ेगा कि अगर मेरी लिस्ट 25 स्टॉक्स की है तो 5 से 7 स्टॉक्स लेट्स से, जैसे मैथ्स में हम अज्यूम करते हैं ना कि 5-7 बर्बाद हो जाएंगे, हमें फोकस करना है अपने 18-20 पे। ठीक है, और वो जो हमको ला करके रिटर्न देंगे वो कमाल का होगा और बहुत कमाल का होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 16% का कैगर किसी एक स्टॉक से जनरेट कर लेते हो, जैसे कि ये कंपनी मुझे जहाँ तक लगता है ये कम से कम 25 का कैगर दे सकती है। 25 का कैगर का मतलब आप समझते हो? 25 का कैगर का मतलब अगले 10 साल में ये कंपनी 9 गुना हो सकती है। फिर से कह रहा हूँ, आज आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगले 10 साल में ये कंपनी उस पैसे को 8 से 9 लाख बना सकती है स्टॉक मार्केट में, जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ दे सकती है। यानी कि मैं ये मान करके बैठा हूँ कि यही कंपनी आज से 10 साल बाद 20,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रही होगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन अगर यही कैगर 16 आ जाता है तो लगभग 5x,
लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बनी होगी आज से 10 साल बाद। तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है, पहले तो उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं, उन पे आप काम कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ों को समझ सकते हो कि क्यों ये सेक्टर से सस्ती मिल रही है, क्यों सेलिंग है यहाँ पर, क्या चीज़ें चल रही हैं। और जो लोग ट्रेड करते हैं वो वीवैप पे फोकस रख सकते हैं, रिवर्सल पकड़ सकते हैं, ब्रेकआउट देख सकते हैं, बिल्डअप देख सकते हैं, उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बीटा से भी कई लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसका बीटा हाई हो आप वहाँ पर ट्रेड ढूंढिए, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे तो एक चीज़ इसमें आकर के समझाऊंगा, टीटीएम एफटीएम पे आप अपनी रिसर्च करना, बाकी कहोगे तो उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप मैं जो यहाँ पर समझाने आया था फंडामेंटल एनालिसिस वाला केस, आप उसको पॉजिटिव वे में ही लोगे और मुझे कुछ और नहीं बोलोगे कि अरे सर आप तो बताते भी नहीं हो। आप कहोगे तो मैं आपको प्रॉपरली एक पूरा वीडियो सीरीज बना करके पूरी लेक्चर आपको दे सकता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे, एक एक चीज़। दोस्त मैं आप सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैंने जितनी फंडामेंटल एनालिसिस पे मेहनत की है, जितना मैंने वहाँ पर समय बर्बाद किया, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं यही समय उस समय टेक्निकल एनालिसिस पे लगाया होता तो ट्रेडिंग में जैसे एक होता है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट मेरा बहुत पहले आ गया होता, क्योंकि मुझे ये पूरी दुनिया ने बता दिया कि पहला फोकस आपका फंडामेंटल एनालिसिस पे होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ पहला फोकस आप टेक्निकल एनालिसिस पे करो, क्योंकि चार्ट आपसे गलत कहानी नहीं बोलता, ठीक है। हाँ, जब चार्ट आपको सिग्नल दे दे कि कहानी गलत हो रही है, वहाँ पर आप ब्रेव हो करके एग्जिट प्लान बनाना सीखो, ये ज़रूरी है। क्योंकि यस बैंक के केस में भी जब फंडामेंटल चीज़ें सामने आएंगी तो वो चार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन वही चार्ट आपको नेगेटिव सिग्नल भी देता है, बड़े प्लेयर्स के एग्जिट भी देते हैं। यहाँ पर आप टॉप और बॉटम तो कैच नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, ओनली मतलब केवल आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेकर के। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस ना पता हो, टेक्निकल एनालिसिस की ही मदद से, मैं कहता हूँ आपको फंडामेंटली गुड स्टॉक्स भी ना पता हूँ, केवल टीए की मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आप अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। समझ गए? तो चलिए अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है, व्हाट्सएप पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हो, और अगर एग्री करते हो तो वो भी बता देना। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।